एसएस राजामौली की अगली मूवी SSMB 29 का ऑफिशियल टाइटल है वाराणसी हो चुका है। और सबसे अनएक्सपेक्टेड बात ये होगी कि जो दोनों वर्किंग गेसेस थे इसके टाइटल के बारे में, वाराणसी तो हो गया, ऊपर से ग्लोब ट्रॉटर भी, ये मूवी दोनों से ही जानी जाएगी ऑफिशियली। पर खैर इसका फर्स्ट लुक देखने में अच्छा लग रहा है। पृथ्वीराज और प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट लुक्स को देखकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस मूवी के बारे में, लेकिन अब जब ट्रेलर देखने को मिल चुका है तो जितने ईस्टर एग्स निकल रहे हैं ना इस 3-3.5 मिनट के अनाउंसमेंट से, इज एक्चुअली क्रेजी। लेकिन ये ट्रेलर मुझे थोड़ी AI जनरेटेड वाली फील देता है। मतलब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है ना कि वो इंसानों का बनाया हुआ लगता नहीं है। एंड इनफैक्ट ये पूरे ट्रेलर में जितने भी शॉट्स दिखाए मुझे नहीं लगता ये मूवी में होंगे भी। वो हर मूवी के बनने से पहले प्री विजुअलाइजेशंस नहीं बनते उसके, ताकि एक फाइनल इमेजरी दिमाग में रहे कि हर शॉट दिखने कैसा वाला है। मुझे ये सब वो लग रहे हैं। लेकिन बस बात ये है कि प्रीवियस जो बनते हैं वो काफी रफ होते हैं। शायद उनको AI में डाल के बोल दिया होगा कि परफेक्ट करो जो हम इधर देख रहे हैं। लेकिन भाई कतई खूबसूरत दिखाया जो भी दिखाया, और इतने सारे, आई रिपीट, इतने सारे ईस्टर एग्स हैं इसके अंदर जो हमें इसकी स्टोरी के बारे में आइडिया देते हैं। एंड ऑनेस्टली उनको एनालाइज करने में इतना मजा आ रहा था और एक्साइट कर रहा था मुझे इसके बारे में। जहां पे इस अनाउंसमेंट की शुरुआत होती है आज से 1500 साल पहले 512 CE के वाराणसी से, जिसमें हम बहुत सारे पुजारियों को किसी चीज की पूजा करते हुए देख रहे हैं। एंड सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी पुजारी है, तुम देख सकते हो आग लगी हुई है बहुत सारी। जहां से ट्रांजिशन करके हम एक एस्ट्रॉइड को धरती पे गिरते हुए देखते हैं जिसका नाम एस्ट्रॉइड शांभवी है। जहां शांभवी नाम का मतलब मां पार्वती को रेफर करता है, वही उसका एक और मतलब निकलता है डिवाइन फेमिनिन पावर। आई हैव एन आइडिया अबाउट दिस, लेकिन थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये एस्ट्रॉइड आज से 2 साल बाद 2027 CE में धरती पे गिरेगा, जिस टाइम पे ये मूवी टेक प्लेस भी करेगी। और हिंदू माइथोलॉजी में शांभवी नाम को एंडिंग्स दैट क्रिएट न्यू बिगिनिंग्स, कॉस्मिक बैलेंस एंड यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन से भी जोड़ा जाता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, देखो फारिंदी का शब्द, कि एक कोई तो प्रोफेसी है ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड देन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, जिसके अराउंड ही इस मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है, जो हर कुछ साल में रिपीट करती रहती है, जिसके बाद इस दुनिया का पुनर्जन्म होता है, जिसको रोकने के लिए ही पुजारी प्रार्थना कर रहे थे प्रोबेबली, जो 2027 में आके वापस से रिपीट होने वाली है। अगला हमें शॉट मिलता है अंटार्कटिका के रोज आइस शेल्फ का, जो ऐसे समझो कि एक आइस का बना हुआ आइलैंड जैसा है, जिसमें से फिर आइसबर्ग्स टूट के निकलते हैं, जो ही हमें इधर सेंटर पे दिख रहा है। एंड तुम देख सकते हो कि इधर आइसबर्ग टूट रहा है एंड इंसान कुछ तो इधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तुम्हें इनकी साइड में एक ऑरेंज बोट दिखती है एंड ऊपर से इस पे इंसान चढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं तोड़ रहे इस आइसबर्ग को। कुछ तो इस आइसबर्ग के अंदर ट्रैप्ड है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये टूट रहा है। तुम देख भी सकते हो कि इसके टूटने की वजह से इंसान गिर भी रहे हैं। फिर कैमरा घूमता है और हमें आइसबर्ग के नीचे का शॉट दिखता है। एंड ब्रो ये शॉट सिनेमा, मैं चाहता हूँ पूरी फिल्म की वाइब ऐसी हो जैसी इस एक शॉट की है। जहां अगर इस शॉट को एनालाइज करने पे जाए, इस आइसबर्ग के अंदर जो शिप दिख रही है वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये शिप नेचुरली टूटी है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस शिप को दोनों सिरों से पकड़ कर फाड़ा हो। एंड आई डू बिलीव कि जो इस धरती को तबाह करना चाहती है वो इस आइसबर्ग के अंदर दफन है, जो अभी निकलने की कोशिश कर रही है। एंड ऊपर से जो रोज आइस शेल्फ है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट आइसोलेटेड आइस शेल्फ में से एक है। तो जो भी इसके अंदर है वो इंसान के देखने वाली चीज है नहीं, एंड इंसान इसको एक्सप्लोर कर कर एक बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। जहां पे हम इसके बाद ट्रांजिशन करके एक अफ्रीकन सफारी के शॉट को देखते हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि कोई तो पैराग्लाइड से नीचे उतर रहा है। एंड उसके बाद हमें एक रात का शॉट दिखता है जिसमें हिप्पो से एक बिल्ली पे शायद अटैक कर रहे हैं। एंड शायद ये एक टर्मोइल को दिखाता है कि कैसे कुत्तों को पता नहीं लग जाता भूकंप आने से पहले ही कि भूकंप आ रहा है, वैसे ही शायद जानवर को पता लग चुका है कि कुछ तो हो रहा है। एंड ऊपर से शायद सफारी में कुछ तो छुपा हुआ भी है जो हमारे हीरोज ढूंढने के लिए उधर जाते हैं। तुम देख भी सकते हो रात वाले शॉट में एकदम कोने में तुम्हें महेश बाबू लैंप पकड़े हुए दिख जाएंगे और आई थिंक प्रियंका चोपड़ा जमीन पे बैठी हुई दिख जाएंगी। जिसके बाद हमें शॉट दिखता है वनांचल का। नॉट गोना लाई, मुझे बहुत सारी थियरीज दिखी इसके बारे में कि कैसे ये उग्रभाटी केव जो दिखाई है वो एक ब्रिज है त्रेता युग और कलयुग के बीच में, पर कोई भी थियरी मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। एंड मैं भी कोई कनेक्शन ढूंढ नहीं पाया इसके और वाराणसी के बीच, सो सॉरी। पर खैर जो चीज मैं बता सकता हूँ वो ये है कि ये एक दूसरी फोर्स है जो इस इम्पेंडिंग डूम एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड के खिलाफ प्रे कर रही है। और पृथ्वीराज, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा आते हैं इधर इन बाबा से जो इस काली माँ के मूर्ति के नीचे उन जो ग्रीन फ्लेम्स नहीं उसके पास में जाके प्रे कर रहे हैं, उनसे सलाह मांगने के लिए किसी चीज के बारे में। एंड जो भी हमें इधर ब्लैक कपड़ों में लोग दिख रहे हैं वो प्रोबेबली पृथ्वीराज के ही साथी हैं। फिर हमें त्रेता युग का एक सीन दिखाया जाता है 7200 BC के लंका का, जहाँ पे पूरी हमें रामायण की बैटल दिखाई जाती है।
ब्रो, इस सीन ने ही मेरा दिल जीत लिया सच्ची। पूरी हमें पैचेस में आग लगती हुई दिखती है जमीन पे, एंड वो एक एंड गेम वाला माहौल नहीं होता कि सब लोग अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जमीन पे और हम एज अ स्पेक्टेटर ऊपर से देख रहे हैं। जहां जहां देखो डिस्ट्रक्शन और केओस मचा हुआ है और तुम नोटिस कर जाते हो वो छोटे छोटे डिसीजन जो छोटा कैरेक्टर ले रहा है। और वहां तुम्हें हनुमान जी दिखते हैं जो एज ए जायंट सबकी हेल्प कर रहे हैं। उनकी पूंछ पे ध्यान से देखने पे एक रथ दिखता है जिसके पीछे हमें पृथ्वीराज जैसा एक कैरेक्टर का सिलुएट दिखता है। उसके साथ तुम्हें पूरी लड़ाई के बीच में एक ह्यूमन पिरामिड दिखता है। एंड ब्रो लाइक कितना टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट टेकिंग टास्क होता है एक ह्यूमन पिरामिड बनाना, एंड वो भी एक लड़ाई के बीच में ये करना, और ऊपर से कितना फ्लिमजी होता है वो। इसमें भी देख सकते हो कि कैसे वो इधर उधर वेव की तरह झूल रहा है बस ताकि राम उस जायंट को हरा सके जो आई बिलीव कि उस आइसबर्ग के अंदर दफन है। एंड ये सीन है जो इस मूवी में टाइम ट्रेवल होगा इसको कंफर्म भी करता है। एंड आई ऑल्सो माइट हैव अ थियरी कि ये टाइम ट्रेवल होने कब वाला है। एंड फिर हमें मणिकर्णिका घाट का एक सीन दिखता है जिसमें से एक ब्लू लाइट निकल रही है, विच आई मस्ट से कि इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी, क्योंकि मणिकर्णिका घाट के बारे में ये माना जाता है कि वो मुक्ति देता है इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से, विच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इस पूरी मूवी का थीम वही लग रहा है, विच इज रीबर्थ और मोर एग्जैक्टली डिस्ट्रक्शन एंड देन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। एंड दिस इज वेयर आई थिंक द टाइम ट्रैवल हैपेंस, बिकॉज जो लाइट इसके अंदर से निकल रही है और जो राम के तीर में से भी जब वो जायंट को मार रहे थे वहां से निकल रही थी, वो दोनों ही ब्लू कलर की है। एंड मुझे लगता है कि शायद इस साइकिल को तोड़ने का राज मणिकर्णिका घाट पे ही है, एंड उसे ढूंढते ढूंढते मणिकर्णिका घाट इन्हें पास्ट में पहुंचा देगा जहां पे इस पूरी साइकिल की शुरुआत हुई थी। फिर फाइनली हमें भोलेनाथ का त्रिशूल पकड़े नंदी पे सवार दिखते हैं रुद्रा, प्लेड बाय महेश बाबू, जो एक बनारसी हीरो बनने वाले हैं इस मूवी में। ओवरऑल इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है, इस पे खुद की एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बन जाएगी जो मैं जरूर बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। तो अगर ये अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो उसे देखने के लिए। अपना ख्याल रखो, मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।